हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का होम साइंस का टॉपिक। हम लोग स्केलेटन सिस्टम पे डिस्कस कर रहे थे। कल के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि संपूर्ण मानव कंकाल को कितने भागों में डाइवर्ट किया गया है, कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो 3 भागों में। कौन कौन से? एक तो हो गया सर का भाग, दूसरा है, ठीक है, एक तो हो गया सर जिसे कि खोपड़ी, स्कल। दूसरा है हमारा ट्रंक यानी कि वक्षस्थल, ठीक है, ये वक्षस्थल। और तीसरे पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे टांगे और बाहें का, यानी पैर और हाथ का, ठीक है। इस तरीके से जो है वह स्केलेटन सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कल के सेशन में हम लोगों ने सर को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रंक को, यानी कि धड़ को, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, धड़ यानी कि ट्रंक जिसे कहते हैं, ग्रीवा या गर्दन से नीचे जांघों तक का भाग क्या कहलाता है? तो धड़ कहलाता है। इसके मुख्य भाग वक्ष स्थल और उदर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन हमारे वक्ष स्थल के अंतर्गत आता है और बाकी नीचे का जो पोर्शन है वह हमारे उदर यानी कि पेट से संबंधित है, ठीक है। महाप्राचीरा यानी डायफ्राग्राम धड़ को 2 भागों में बांटती है, यानी जो यहाँ पे महाप्राचीरा है वह धड़ को 2 भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को वक्ष स्थल या छाती कहते हैं और नीचे वाले भाग को उदर या फिर एब्डोमेन या हम लोग पेट जिसको कहते हैं उस भाग को कहते हैं। समस्त धड़ का मुख्य अंग मेरुदंड है, यानी जो हमारा समस्त धड़ है, पूरा धड़ जो है वो किस पर टिका हुआ है? तो वह मेरुदंड पर टिका हुआ है, जिसे कि साधारण भाषा में हम लोग रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। मेरुदंड स्पाइनल कॉलम पीठ के ऊपर से लेकर नीचे तक मेरु स्तंभ या फिर मेरुदंड स्थित होता है। मेरुदंड पेट के ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है, मेरु स्तंभ या फिर मेरुदंड कहलाता है, ठीक है, मेरुदंड कहलाता है। इसका नाम क्या है? मेरुदंड। आगे देखते हैं। यह सीधा नहीं होता। ध्यान दीजिएगा कि जो मेरुदंड होता है यानी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होती, इसमें कुछ सामने की ओर कुछ पीछे की ओर झुकाव रहता है, जैसा कि आप लोग इस तरीके से पिक में देख रहे हैं। एस के आकार की यह होती है, ठीक है। पहला झुकाव गर्दन के सामने की ओर होता है, जिसके सहारे सिर पर बोझा ढोने में आसानी पड़ती है, ठीक है। ये तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। आगे देखते हैं। बाल्यावस्था में यानी छोटे बच्चों में इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है, यानी कि ये संख्या में ज़्यादा होती हैं। ध्यान दीजिएगा, संख्या पूछ लेता है कि बाल्यावस्था में रीढ़ की हड्डी कितनी संख्या में होती है बच्चों में? तो 33, जिन्हें कशेरुक कहते हैं, ठीक है। वयस्क यानी बड़े होने पर नीचे की कुछ कशेरुकाएँ आपस में जुड़ जाती है, यानी कि जो ये नीचे की जो कुछ कशेरुकाएँ हैं ये जो है आपस में जुड़ जाती हैं। यही संख्या में ज़्यादा रहती हैं, तो छोटे बच्चों में यह 33 होती हैं, ठीक है। विभिन्न मोड़ों या झुकाव के कारण मेरुदंड को निम्नलिखित भागों में बांटा गया, यानी कि ये जो पोर्शन है मेरुदंड का, इसको देखिए कितने भागों में बांटा गया है। तो एक है ग्रीवा कशेरुकाएँ, दूसरा है वक्षीय कशेरुकाएँ, तीसरा है कमर की कशेरुकाएँ जिसे कि कटी कशेरुकाएँ कहते हैं, और चौथा है त्रिक कशेरुकाएँ, ठीक है। त्रिक कशेरुकाएँ और अनुत्रिक कशेरुकाएँ। तो एक एक करके देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं दिखेंगे, चीज़ें जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। तो देखिए, पिक से देखने की कोशिश करिएगा, आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो ये जो ग्रीवा की कशेरुकाएँ होती हैं, ये देखिए, ये संख्या में 7 होती हैं। ध्यान दीजिएगा, इस पर संख्या भी लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। यह संख्या में 7 होती हैं और ये गर्दन से हमारे जो है वह सटी हुई होती हैं। दूसरा है वक्ष की कशेरुकाएँ, यानी ये इतना पोर्शन जो है वक्ष से जो है वह जुड़ा होता है, ये संख्या में होती हैं 12, ठीक है। और नीचे का, ठीक है। और जो कमर की कशेरुकाएँ यानी जो कटी कशेरुकाएँ होती हैं, ये संख्या में होती हैं 5, ठीक है। ये 5 संख्या में कितनी होती है? यह 5 संख्या ही ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछता है। और नीचे का जो ये त्रिक कोशिकाएँ, जिन्हें कि श्रोणि या फिर वास्तिक कोशिकाएँ भी कहते हैं। तो अंतिम भाग कमर के नीचे के भाग में कुल 9, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल कितनी होती हैं? तो ये संख्या में होती हैं 9। पहली 5 कशेरुकाओं को त्रिकास्थि कहते हैं, यानी ये 1 2 3 4 5, यानी पहली 5 कशेरुकाओं को क्या कहते हैं? त्रिकास्थि या फिर स्कैरम जिनको भी कहते हैं। बड़े होने पर यह जुड़ जाती हैं और इन 5 अस्थियों की एक ही अस्थि फिर बन जाती है, ठीक है। शेष बची 4 अस्थियाँ गुदा अस्थि कहलाती हैं। यह चारों अस्थियां भी सामान्यतः जुड़कर एक अस्थि का रूप क्या कर लेती हैं? धारण कर लेती हैं। और इन चारों अस्थियों की एक पूंछ कशेरुकाएँ, यानी कि एक पूंछ होती है, इनको अनुत्रिक कशेरुकाएँ कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई रीढ़ की हड्डी से लेकर। अब आगे देखते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखिए पसलियों का पिंजरा, यानी कि जो वक्ष स्थल से जो क्वेश्चंस निकल के आते हैं, मैं आपको पिक की सहायता से, हेल्प से इसको आपको समझाने की कोशिश करूँगी। आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले ये जो पोर्शन है, यानी कि पसलियों के आगे वाला जो हिस्सा होता है जिनसे कि सारी पसलियाँ जुड़ी होती हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है उरोस्थि। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसे कहा जाता है उरोस्थि। उरोस्थि क्या है? उरोस्थि यह छाती के सामने की हड्डी है। यह लगभग, इसकी लंबाई ध्यान दीजिएगा, लगभग कितनी लंबी होती है? इसकी लंबाई होती है लगभग 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके ऊपर के चौड़े भाग में मेनुब्रियम में दोनों हंसलियों की अस्थियां, ठीक है, यानी जो ये चौड़ा भाग है इसमें दोनों हंसलियों की, इधर से और इधर से दोनों हंसलियों की अस्थियां जुड़ी होती हैं। और मध्य भाग जो है वह वक्ष स्थल का होता है, जिसमें कि हमारे फेफड़े वगैरह सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, आगे और जो है मध्य भाग में, जिसे कि ग्लैडियोलस कहते हैं, इसमें वक्ष स्थल जो है हमारा सुरक्षित रहता है। वक्ष क्या? फेफड़े और हृदय, इसी के अंदर हमारा सुरक्षित रहता है। वक्ष की पहली 7 पसलियां, ध्यान से समझिएगा, वक्ष स्थल की जो पहली 7 पसलियां होती हैं वह इसी से जुड़ी रहती हैं। ठीक है, और जो ये नीचे का भाग है, ये नीचे का पोर्शन जो देख रहे हैं, ये बना होता है कार्टिलेज का। ठीक है, ये नीचे का भाग जिसे कि जिफॉइड कहते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है जिफॉइड। देखिए ये नीचे का भाग है जिफॉइड, यह बना हुआ है कार्टिलेज का। ठीक है, कार्टिलेज जिसे कि हम लोगों ने पहले ही बताया है, कार्टिलेज मैंने आपको बताया कि मृदु अस्थि। ठीक है, मृदु अस्थि या फिर उपास्थि, इसे ही कार्टिलेज कहते हैं। और यह नीचे का पोर्शन जो होता है, उरोस्थि का नीचे का भाग कार्टिलेज का बना होता है। अब देखिए पसलियों की संख्या, यानी जो पसलियां हैं ये कितनी है? वक्ष के दोनों ओर 12 पसलियां, यानी 12 इधर और 12 इधर, यानी कुल कितनी हो गई संख्या में? 24 पसलियां हो गई। ये सभी पीछे की ओर किससे जुड़ी रहती हैं? तो पीछे की ओर ये जुड़ी रहती हैं रीढ़ की हड्डी से। ठीक है, मेरुदंड से जुड़ी होती है। और सामने से किससे जुड़ी रहती हैं? तो उरोस्थि से जुड़ी रहती हैं। इसको मैंने अभी बताया कि इसको, जिससे ये अस्थियां जुड़ी रहती हैं, इनको उरोस्थि कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो जो ऊपर से जो 7 अस्थियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 अस्थियां हैं ये तो उरोस्थि से जुड़ी रहती हैं, लेकिन बाकी 8वीं 9वीं और जो 10वीं, 8 9 10, ये जुड़ी रहती हैं 7वीं हड्डी से। पिक से आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ऊपर से जो 7 हड्डियां हैं ये तो उरोस्थि से जुड़ी रहती हैं, लेकिन 8वीं 9वीं और 10वीं ये जुड़ी रहती हैं 7वीं अस्थि से। और बाकी ये जो 2 अस्थियां दिख रही हैं, ये क्या है? ये बिना किसी से जुड़े हुए ऐसे ही लटकती रहती हैं इधर। इसको तो चलायमान पसलियां कहते हैं, इसका तो ऐसा कोई नाम नहीं दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से संख्या इनकी कितनी हो गई? तो 24 हो गई, 12 इधर और 12 इधर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं अस्थि कंकाल का हमारा तीसरा भाग, जिसमें है कि पैर और हाथ की अस्थियां। ठीक है, तो इनमें से ऐसा क्वेश्चंस निकल के आते हैं कि कौन सी अस्थि शरीर के किस भाग में पाई जाती है, इसलिए अस्थियों का नाम याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, प्रगंडा अस्थि। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे ह्यूमरस भी कहते हैं। यहाँ से ध्यान से देखिए कि ह्यूमरस कहाँ पे पाई जाती है? तो ह्यूमरस पाई जाती है हमारे हाथों में। ठीक है, यह ऊपर की ओर कंधे की स्कंध अस्थि से जुड़ी होती है। ये स्कंध अस्थि है, यहाँ पर अभी हम लोग संधि पढ़ेंगे तो इसको भी देख लेंगे। तो स्कंध अस्थि से जुड़ी रहती है तथा नीचे की ओर अग्रबाह की दोनों हड्डियों से जुड़कर क्या बनाती है? तो यहाँ देखिए यह कोहनी बनाती है और इसका ऊपरी भाग गोल स्कंध अस्थि के गोल गड्ढे में इस तरीके से घूमता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं ह्यूमरस कहाँ पाई जाती है? तो ह्यूमरस हाथों में पाई जाती है। आगे देखते हैं बही प्रकोष्ठिका तथा अंत प्रकोष्ठिका। ठीक है, अग्रबाहु की 2 अस्थियां, जिसे कि बही प्रकोष्ठिका, यहाँ पे देखिए एक आगे यानी कि एक अंदर की ओर होती है और एक क्या होती है? बाहर की ओर हड्डी होती है। तो जो बाहर वाली हड्डी होती है उसे रेडियस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, नाम याद रखिएगा स्पेलिंग इंग्लिश वर्जन के साथ कि रेडियस कहाँ पाई जाती है? तो रेडियस पाई जाती है हमारे हाथों में। ठीक है, रेडियस बही प्रकोष्ठिका तथा अंत प्रकोष्ठिका, जिसे कि यूल्ना कहते हैं। ये कोहनी से लेकर कलाई तक फैली होती है। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, ध्यान से देख रहे हैं ना, यह कोहनी से लेकर कलाई तक फैली होती है। पहली अस्थि अंगूठे की ओर और दूसरी अस्थि छोटी उंगली की ओर होती है। यानी यहाँ से अंगूठा, एक तरफ तो अंगूठा और दूसरी तरफ जो है यह छोटी उंगली से जुड़ी रहती है। आगे देख लेते हैं कोहनी। रेडियस का ऊपरी सिरा छोटा तथा निचला सिरा चौड़ा होता है।
ठीक है। अल्ना, यह है अल्ना, अंतःप्रकोष्ठिका जिसे कि अल्ना कहते हैं। तो अल्ना का ऊपरी सिरा चौड़ा तथा नीचे का सिरा क्या होता है, यह छोटा होता है। देखिए ऊपरी सिरा तो चौड़ा है लेकिन नीचे आकर यह क्या हो गया है, यह पतला हो गया है। ये दोनों अस्थियां ऊपर की बाह की अस्थि से मिलकर कोहनी का जोड़ और नीचे जाकर यह कलाई का, ये है ना कलाई, ये कलाई जो है कलाई का निर्माण करती हैं। आगे देखते हैं, कलाई की मणिबद्ध अस्थियां। हिंदी में पढ़ना तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया अस्थियों के नाम, आप लोग ध्यान से समझिएगा। कलाई की मणिबद्ध अस्थियां यानी कि कार्पल बोन्स। कार्पल बोन्स कहाँ पाई जाती है, तो हमारे कलाइयों में कार्पल बोन्स पाई जाती हैं। तो कलाई की ये छोटी छोटी अस्थियां जो होती हैं, संख्या में कितनी होती है, संख्या ध्यान रखिएगा हर चीज़ का कि ये संख्या में होती हैं 8, यानी हमारे कलाइयों में कितनी अस्थियां पाई जाती है, तो हमारी कलाइयों में 8 अस्थियां पाई जाती हैं। इन अस्थियों की गोलाई के कारण रिस्ट सरलता पूर्वक घूमती है, यानी कि इन्हीं अस्थियों के कारण हम अपनी कलाइयों को किसी भी दिशा में जो है वह घुमा सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हथेली की क्रम्भा अस्थियां यानी कि मेटाकार्पल्स बोन्स क्या है। तो ये अस्थियां, ये 5 अस्थियां मिलकर हथेली बनाती हैं। मेटाकार्पल्स बोन्स यानी कि 5 होती हैं संख्या में, और क्या बनाती हैं, हमारी हथेलियां बनाती हैं जो अंगूठे की हड्डी से आकर मिलती है। इनकी सहायता से अंगूठा छोटी बड़ी चीज़ उठाने में समर्थ होता है। तो किस हड्डी की सहायता से अंगूठा छोटी बड़ी चीज़ उठाने में हमारा समर्थ होता है, तो मेटाकार्पल्स बोन्स की हेल्प से जो है अंगूठा हमारा कोई भी सामान उठाने में जो है वो बहुत ही हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं पैरों की ओर। ठीक है, हाथों को हम लोगों ने अच्छे से देखा, अब बढ़ते हैं पैरों की ओर। पैरों में कितनी तरह की अस्थियां पाई जाती हैं, इनके नाम से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को भी ध्यान होगा। जैसे कि फीमर कहाँ पे पाया जाता है, या फिर टिबिया, फिबुला, ये सब कौन सी हड्डियां हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फीमर को, जिसे कि और भी किस नाम से जाना जाता है, इसे उर्वा अस्थि भी कहते हैं, उर्विका भी कहते हैं, और जांघ की अस्थि भी कहते हैं। ठीक है, तो यह शरीर में सबसे बड़ी यानी हमारी बॉडी में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अस्थि का नाम है, तो वो है फीमर या फिर उरोस्थि या फिर जांघ में पाई जाने वाली अस्थि। यह शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। इसका ऊपरी भाग गेंद की तरह गोल होता है। ध्यान दीजिएगा, ये दिख रहा होगा आप लोगों को पिक में, ऊपरी भाग गेंद की तरह गोल होता है जो कूल्हे की प्याली नुमा हड्डी में से जुड़ा रहता है और जो है मूव यानी कि हिलने डुलने में बहुत ही हेल्प करता है। यह नीचे की ओर घुटने तक लंबा होता है, यानी जो फीमर होती है इसकी लंबाई कहाँ तक होती है, तो यह इसकी लंबाई होती है घुटने तक। ठीक है, निचला हिस्सा कुछ चपटा होता है और जो पिंडली की बड़ी हड्डी से जुड़ा रहता है। पिंडली यानी कि जो पिंडली है, यानी कि यहाँ पर नीचे का हिस्सा जो है इससे ये जुड़ा होता है फीमर। ठीक है, इसका बीच का भाग लंबा तथा सॉफ्ट कहलाता है। आगे देखते हैं, पिंडली की हड्डियाँ जिसे कि शैंक या फिर काफ बोन्स भी कहते हैं। प्रत्येक पिंडली में 2 अस्थियां होती हैं। ये पिंडली है यहाँ से यहाँ तक, इसमें 2 अस्थियां होती हैं। एक तो हो गया टिबिया और दूसरा है फिबुला। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग अंतःप्रकोष्ठिका हाथ में पढ़े थे कि जो कलाई से लेकर कोहनी से लेकर कलाई तक 2 अस्थियां थी, उसी तरीके से पैर में भी है, घुटने से लेकर पंजे तक 2 अस्थियां हैं। एक तो अंतर्जंघिका और दूसरा बहिर्जंघिका। अब देखिए अंतर्जंघिका को क्या बोलते हैं, अंतर्जंघिका को बोलते हैं टिबिया। ठीक है, और बहिर्जंघिका को फिबुला। इंग्लिश वर्जन याद रखिएगा, क्वेश्चन इसी तरीके से जो है निकल के आते हैं। तो ये दोनों हड्डियां पैरों में पाई जाती हैं। अंतर्जंघिका अस्थि जो है अंगूठे की ओर की अस्थि है और यह अधिक दृढ़ होती है यानी मजबूत होती है। बहिर्जंघिका अपेक्षाकृत पतली तथा कमजोर होती है। तो देखिए ध्यान दीजिए, बहिर्जंघिका कमजोर होती है जबकि अंतर्जंघिका क्या होती है, यह मजबूत होती है। इसका ऊपरी भाग अंतर्जंघिका के ऊपरी भाग से बंधा होता है। अब हम लोग देखेंगे जानुका पाली, जिसे कि घुटना भी हम लोग साधारण भाषा में इसको घुटना कहते हैं। ठीक है, यह घुटने की गोलाकार हड्डी है। इसमें घुटने का जोड़ ढका रहता है। तो घुटने का जोड़ किससे ढका रहता है, तो जानुका पाली या फिर बोन्स ऑफ द नी। यह मजबूत कंडराव या फिर कंडराव को ही ऊतक कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ऊतक होते हैं, इन्हीं ऊतक की गद्दियाँ ही हमारी हड्डियों के बीच में लगी रहती हैं। जैसे कि इस तरीके की हड्डी है और ये हड्डी आ गई, 2 हड्डियां मिलती हैं, तो ये आपस में किसकी सहायता से जुड़ी रहती हैं, तो ऊतकों की सहायता से जुड़ी रहती हैं। और इन्हीं की मदद से जो 2 हड्डियां हैं आपस में क्या है, सटती नहीं है और घिसती नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ऊतक की गद्दियों के द्वारा अंतर्जंघिका से जुड़ी रहती हैं, सरलतापूर्वक हिल डुल सकती है। यानी हमारी अस्थियां जो है किसकी सहायता से
हिल डुल सकती हैं तो ऊतकों की सहायता से अच्छे तरीके से हिल डुल सकती हैं। आगे देखते हैं, टखने की अस्थियां या फिर कुर्चवा अस्थियां, हिंदी तो पढ़ना इतना डिफिकल्ट हो गया है, कुर्चवा अस्थियां, ट्रेसल्स जिसे कहते हैं। तो इन टेढ़ी मेढ़ी अस्थियों की संख्या 7 होती है। ध्यान दीजिएगा, ये देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन जो है वह, इसमें कितनी अस्थियां होती है? 7 होती हैं। ध्यान दीजिएगा, हाथों की कलाइयों में कितनी होती है? तो 8 होती हैं। और पैरों में कितनी होंगी? तो ये 7 होंगी। ध्यान दीजिएगा, 7 और 8 याद रखिएगा। तो ये मिलकर टखने का निर्माण करती हैं। इनमें से एक अस्थि टांग की मोटी हड्डी से जुड़कर टांग व पैरों के बीच का कोण बनाती हैं। इन्हीं में से एक हड्डी पीछे की ओर झुकी हुई होती है और एड़ी को बनाती है। यानी एक हड्डी जो है आगे से पंजे का निर्माण करेगी और दूसरी जो है वह एड़ी का निर्माण करती है। तलुए की अस्थियां या फिर प्रपदा अस्थियां, मेटाटार्सल्स। हाथ की हथेलियों की तरह पैर के पंजे में भी 5 अस्थियां होती हैं। ये एक ओर टखने की तथा दूसरी ओर पैर की उंगलियों से जुड़ी रहती हैं। ये लंबी, पतली और सीधी होती हैं। आगे देखते हैं, अंगुलियों की अस्थियां या फिर अंगुला अस्थियां। हाथ की अंगुलियों की भांति पैर की अंगुलियों में भी 14 छोटी छोटी अस्थियां होती हैं। यानी कि हाथ में कितनी होती हैं? तो हाथ में होती हैं 14, पैर में भी होती हैं 14। संख्या याद रखिएगा। ये एक और तलुए की हड्डियों से जुड़ी रहती हैं। प्रत्येक अंगुली में 3-3 तथा अंगूठे में 2 अस्थियां होती हैं। इसी तरीके से हाथ में भी प्रत्येक में 3-3 और अंगूठे में 2 अस्थियां होती हैं। जैसा हाथ में वैसा पैर में। ये अस्थियां हाथ की अस्थियों की अपेक्षा कम गतिशील होती हैं। ठीक है, ये मूवमेंट कम करती हैं, और जबकि हाथ की अस्थियां जो है वो ज़्यादा मूवमेंट करती हैं। इनके सिरों पर नाखून होता है। हाथ में भी इनके सिरों पर, जो उंगलियों के सिरों पर क्या होता है? नाखून होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को जो है अस्थियों से रिलेटेड सारे पॉइंट यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कितने तरह की संधियाँ होती हैं, किस तरह की हमारी अस्थियाँ आपस में जुड़ती हैं और किस तरीके से वर्क करती हैं या फिर घूमती हैं। ठीक है, यहाँ तक अस्थियों की संख्या मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दी, अस्थियों के नाम भी बता दिए। आप लोग ध्यान से समझिएगा, नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस वहीं से निकल के आते हैं। आई होप आपकी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने ही इंटरेस्टिंग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।